चैप्टर 8 थोड़ा इस चैप्टर पे थोड़ा स्लो चलना है। स्लो मीन्स स्लो स्टडी। ईच एंड एवरी पॉइंट को थोड़ा फोकस होके पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन इन्वेस्ट कर सकता है पीएमएस में? डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट, पीएमएस लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, रिजर्वेशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस, disclosure to various regulator, cost expense fees of investing in PMS, performance reporting to the investors। अब इसमें से कुछ चीजें अपन ने चैप्टर 7 में भी पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उसको। ठीक है। और इस चैप्टर को स्किप मत करना। मीन्स अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाना चैप्टर 8। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। एंटाइटी विच कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस, कई बार क्वेश्चन आता है विच कैन नॉट इन्वेस्ट इन पीएमएस। और कितना है सबके लिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख। इंडिविजुअल, एनआरआई, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। प्रोप्राइटर फर्म, एसोसिएशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट एंड बॉडी कॉर्पोरेट, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और आया तो वो नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, क्या डिस्क्लोजर होता है? एक्यूरेट एंड स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर बाय पीएमएस प्रोवाइडर। एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर देना है पीएमएस प्रोवाइडर को। ठीक है। इज नीडेड टू हेल्प एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर टेक वेल इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। रेगुलेशन रिक्वायर दैट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज टू गिव टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अमंग विद द अकाउंट ओपनिंग। आपको जो डिस्क्लोजर फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ही देना है। टू साइनिंग द एग्रीमेंट एंड कीप एन ऑडिट ट्रायल। ठीक है। और सेम चीज आपको आपकी वेबसाइट में अवेलेबल करानी है। ठीक है। ड्यू केयर शैल बी टेकन टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज एंड क्लियर कॉन्साइज इजली अंडरस्टैंड। जो आप डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्लाइंट को देंगे वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। कॉन्साइज होना चाहिए, इजली अंडरस्टैंड, इजली कोई भी पढ़ सके। ठीक है। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट तो सेबी इन consultation with APMI has introduced simplified disclosure document format। कब स्टार्ट किया उन्होंने? सितंबर 2025। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले आपको डिस्क्लेमर देना है। ऑल स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट दैट पर्टिकुलर हैव बीन प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद सेबी रेगुलेशन 2020। जो भी डिस्क्लेमर देना है आप क्या लिखना है उसमें? जो भी स्टेटमेंट बनाया गया है वो सेबी रेगुलेशन 2020 को फॉलो करते हुए बनाया गया है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट हैज नाइदर बीन अप्रूव और डिसअप्रूव बाय सेबी। ठीक है। नॉर हैज सेबी सर्टिफाइड द एक्यूरेसी इन एडुकेसी ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये क्लियर लिखना है। डेफिनेशन, ऑल टर्म यूज इन डिस्क्लोजर वो डिफाइंड होना चाहिए। लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन। ठीक है। कोई नया टर्म आपने लिखा है उसमें तो ऑल टर्म्स शैल यूज यूनिफॉर्मली थ्रू द टेक्स्ट ऑफ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। डिस्क्रिप्शन देना है। हिस्ट्री, प्रेजेंट बिजनेस, बैकग्राउंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रमोटर of portfolio managers, director, their background, top 10 group company, firm of portfolio manager or turnover basis, detail of service being offered, कौन सी सर्विस दे रहे हो आप। ठीक है। ये तीन सर्विस अपन देते हैं ना, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, एडवाइजरी, इसको भी डिटेल। पेनाल्टी, पेंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग, फाइंडिंग ऑफ इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिंग फॉर विच एक्शन हैव बीन टेकन। आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है उसको भी लिखना है। सेबी ने आपके ऊपर कोई पेनाल्टी, फाइन इम्पोज किया है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया आपने, कोई सिक्योरिटी लॉ को वायलेट किया है। ठीक है। एनी पेंडिंग मटेरियल लिटिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट है। ठीक है। उसको भी एनी डिफिशियंसी, ये सब आपको बताना। सर्विस आप क्या ऑफर करने वाले हो, ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन विच जनरली इन्वेस्ट सेल बी क्लियरली एंड कॉन्साइज। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, रिस्क फैक्टर क्या है वो भी डिटेल में बताना है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपेंस, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, कस्टोडियन फीस,
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फीस, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन, ये सभी बताने। टैक्सेशंस क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो कर रहे हो, इन्वेस्टर सर्विसेज क्या है, ठीक है। ग्रीवेंस, रिट्रेसल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, डिटेल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट की कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ क्लाइंट कितने, फंड कितना मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एसोसिएट, ग्रुप कंपनी, अदर्स, ये सब चीजें। फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है आपका, परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, ऑडिटर ने कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं दिया लास्ट 3 इयर्स में, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है। ये सभी चीजें अपने को लिखना है। ये येलो लाइन में है, येलो कलर में, इसका क्या मतलब है कि अभी ऐड किया गया, सितंबर का जो लेटेस्ट वाला वर्कबुक है उसमें ऐड किया गया, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर की रिटर्न डाउन पॉलिसी होती है। क्या होता है ये चीज, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल पुट इन अ प्लेस रिटर्न डाउन पॉलिसी, जहां पे आपको डिटेल देना है आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस टीम जो फंड मैनेजमेंट में इंगेज हैं, डील कर रहे हैं, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, बैक ऑफिस, विथ रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट फंड। क्लाइंट फंड को मैनेजमेंट करने में बैक ऑफिस का क्या रोल है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डील कौन कर रहा है, कंप्लायंस कौन देख रहा है, फंड को कौन मैनेज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर shall also put in place specific policy which provide for following specific situations where the order shall be placed for each client individually, ठीक है, और पुल फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। सिनारियो एंड सिचुएशन, जहां पे विच डेविएशन फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एज इंटेंडेड एट टाइम ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। Scenario, the portfolio manager required to place certain margin or collateral in order to execute certain transaction, उसके सिनारियो। डिटेल कि कैसे वो मार्जिन एंड कोलेटरल सेग्रीगेट और प्लेस हुआ अमंग्स वेरियस क्लाइंट, ठीक है। और उसको करने में किसी दूसरे क्लाइंट की तो हेल्प नहीं ली गई या उसके पैसे को तो नहीं लिया गया, डेविएशंस क्या है, ठीक है। ये सब चीजें डिटेल में पूछी जाती। देखो चैप्टर 8 स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो 10 दिन के विथ इन 10 डेज का एग्जाम स्लॉट बुक करिए, एग्जाम पास करिए, बहुत इजी एग्जाम है। देखिए हम लोग कितनी जल्दी यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल क्लाइंट, आप ऐसा तो नहीं है कि किसी क्लाइंट को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसी को ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल क्लाइंट ट्रीटेड इन फेयर एंड इक्विटेबल, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर सेंस कंस्टिट्यूट अ डीलिंग टीम जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट एंड एग्जीक्यूशंस, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्डर इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। जो डीलिंग टीम होती है इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ पर्सन अपॉइंटेड इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 7(2)(e) ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजमेंट रेगुलेशन, ठीक है। Portfolio manager shall ensure DT is suitable staff and compile with following. All conversation in DT वो रिकॉर्डेड टेलीफोन लाइन से होनी चाहिए और थ्रू ईमेल आईडी, जो भी ऑथराइज ईमेल आईडी वहां से, ठीक है। मोबाइल और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउ नहीं होते इनसाइड डीलिंग रूम, ठीक है। एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी ऑन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस inside the dealing room shall be restricted and shall only use for activity related to trade execution. इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन यूज किसके लिए होगा, केवल ट्रेड एग्जीक्यूशन पे, इसके अलावा ऐसा नहीं है वहां पे आप अदर एक्टिविटी कर रहे। एंट्री और एक्सेस जो होता है डीलिंग रूम में वो ऑथराइज एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। उसकी भी एक पॉलिसी है, ठीक है। आप किसी भी मोड में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे एक्सेप्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन अंडर द अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइंस अपन देख रहे हैं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फॉर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड यूनिट, पोर्टफोलियो मैनेजर जिसका AUM 1000 करोड़ और उससे ज्यादा है, अंडर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी सेल हैव प्लेस अ ऑटोमेटेड सिस्टम जहां पे मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन हो, जहां पे इंश्योरिंग इफेक्टिव फंड एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑर्डर मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ
सिक्योरिटी ऑफ ईच क्लाइंट, वहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है मैनुअल, नो। पोर्टफोलियो मैनेजर मेंटेन करते हैं ऑडिट ट्रायल ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फंड सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट इंक्लूडिंग ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन, एलोकेशन, ठीक है। इसको भी आपको मेंटेन करना है ऑडिट ट्रायल के लिए। अब प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग क्लाइंट, ये क्या चीज है? पहली चीज, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, तो क्या क्या है? रीडिंग ऑफ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। द रेगुलेशन रिक्वायर्ड दैट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट along with the अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आपको डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना है, उसमें भी आपको साइन करवाना है, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। और वो अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजर की वेबसाइट में, जो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आपको केवाईसी फुलफिलमेंट करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है उनके पैन कार्ड को, ठीक है। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीएमएस में, उनको केवाईसी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो भी एटलीस्ट अप्रूव होनी चाहिए सेबी, आईआरडीआई और पीएफआरडीए, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेजर कैन ऑलवेज आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशन टू द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट है फुल्ली साइंड होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, फुल फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, पैन नंबर, ड्राइविंग, ऑक्यूपेशन, इंट्रोड्यूसर डिटेल एंड इनकम। Investment profile of clients such as experience, risk tolerance, investment horizon, investment objective, withdrawal choice, ये भी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन चॉइस क्या है क्लाइंट की, ये भी सबमिट होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हो, ठीक है। कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो के बीच, तो दोनों के बीच में क्या है? पहला, उनका क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और आप क्या सर्विस उनको प्रोवाइड करने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या है, प्रोविजन क्या है अगर अर्ली टर्मिनेशन हुआ। इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय क्लाइंट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोपोर्शन टू ऑफ एक्सपोजर, अगर आपको टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप समझ रहे होगे किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितने प्रोपोर्शन में कर रहे हो। अगर मैं आपको 100 रुपीज दूं तो कितना पोर्शन आप उसमें डाल रहे हो। टेन्योर क्या है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। टर्म ऑफ अर्ली विड्रॉल और फंड क्या है। अटेंडेड रिस्क क्या है इन द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन। प्रोसीजर ऑफ सेटलिंग क्लाइंट अकाउंट, देखिए इसको पढ़ एक बार रीड कर लो, एक बार दो बार अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सब चीजें माइंड में सेट हो जाती। आपको एग्जाम दोगे वहां पे लिखना नहीं है। अगर आपने थोड़ा फोकस करके पढ़े तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इजीली बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बार रीड करिए, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जल्दी में मत रहिए, 2 आवर्स बहुत है हमारे पास, ठीक है। कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज, अकाउंटिंग टर्म, ऑडिट, फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट, अदर टर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी आता है ना, ये नेक्स्ट जो चीज बता रहा हूं, क्लाइंट को जो अपन प्रोवाइड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, एमआईटीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर एडिशनली प्रोवाइड टू इट्स क्लाइंट, इट्स कॉल्ड एमआईटीसी, ठीक है, जो कि ड्यूली एक्नॉलेज होना चाहिए क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। द पोर्टफोलियो मैनेजर शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ एमआईटीसी ऑफ न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड ऑन आफ्टर अक्टूबर 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। एमआईटीसी किसके बाद से लागू हुआ है, और एमआईटी शैल बी इन्फॉर्म टू द क्लाइंट बाय ईमेल और अदर सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय जनवरी 1 2025, ठीक है। एपीएमआई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये फॉर्मेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ऑफ फॉर क्लाइंट। देखो इसको भी देखना जरूरी। पोर्टफोलियो मैनेजर का नाम, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, सर्विस ऑप्टेड बाय क्लाइंट, अमाउंट इन्वेस्टेड, डेट ऑफ पीएमएस एग्रीमेंट, रिस्क टॉलरेंस ऑफ क्लाइंट, स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बेंचमार्क ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट टेन्योर, रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टमेंट, फीस चार्ज, एग्जिट लोड ऑफ पोर्टफोलियो, टेन्योर ऑफ पीएमएस, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
नॉमिनी, नेम ऑफ गार्जियन इन केस नॉमिनी इज माइनर, नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप ऑफिसर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, कितने होल्डर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन लोग होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑन बोर्ड इन पीएमएस। अब ये क्या चीज है, देखो ये अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया, तीन होते हैं। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट ऑन बोर्ड इन पीएमएस क्या है, एज पर सेबी सर्कुलर पोर्टफोलियो मैनेजर सेल प्रोवाइड अ ऑप्शन टू क्लाइंट टू बी ऑन बोर्ड डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडियरी ऑफ पर्सन engaged in distribution service. Portfolio manager shall prominently disclosure in its disclosure document कि marketing material on its website about option for direct onboarding. ठीक है, at the time of onboarding of client directly no charge, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, कुछ भी आप खरीदते हो डायरेक्ट प्लान में खरीदते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां भी क्लाइंट पैसे दे रहा है। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज होती है ना, इसके लिए पैसे देने पड़ते हो, ऐसा नहीं। आप पीएमएस के थ्रू हैं तो आपको जितने भी प्लान्स मिलेंगे वो डायरेक्ट मिलेंगे। प्रोसेस फ्लो, इन्वेस्टर का क्या है, वही है सेम, 50 lakhs कैश और इन सिक्योरिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप 50 लाख दोगे, द पोर्टफोलियो मैनेजर सेल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम क्लाइंट फंड और सिक्योरिटी वर्थ लेस देन ₹50 लाख, 50 लाख से कम नहीं। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी ऑन बोर्डिंग डेट सेल मीट द रेगुलेशन क्राइटेरिया। ठीक है, ज्वाइंट होल्डर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस में बी हेल्ड ज्वाइंटली। ठीक है, फर्स्ट होल्डर को सभी बेनिफिट मिलते हैं जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन प्रोसेस आर मेड टू द फर्स्ट होल्डर। ऑन जॉइंट, जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स हैं वो साइन करेंगे एप्लीकेशन और कंपाइल करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ पैन एंड केवाईसी। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन में भी सिंगल, ज्वाइंट और एनी और सर्वाइवर, ये भी। एनी चेंज इन मोड ऑफ ऑपरेशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ ज्वाइंट होल्डर में बी डन ओनली विद सिग्नेचर ऑफ ऑल होल्डर। ठीक है, अगर डीमेट अकाउंट है तो एडिशन एंड डिलीशन ऑफ होल्डर इज नॉट अलाउ वंस द अकाउंट इज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी, अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर डिफॉल्ट कर दिया तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड टाइम के लिए, कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोहिबिट हो जाएंगे कि आप न्यू असाइनमेंट नहीं ले सकते, नहीं लॉन्च कर सकते न्यू स्कीम। डिबारिंग अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, फॉर फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड एंड एसोसिएट विद एनी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। डिबारिंग अ ब्रांच और ऑफिस, आपका जो ऑफिस या ब्रांच है वो डिबार हो जाता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। वार्निंग द पोर्टफोलियो मैनेजर, ये या तो आपको वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ग्रीवेंस। 21 days के अंदर वो रिट्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है जो मॉनिटर करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रीवेंस। ठीक है, सेबी रिसेंटली मैंडेट ऑनलाइन डिस्प्यूट सिस्टम जो है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स। वहां पे एक टाइम बॉन्ड होता है, वहां पे आप एक स्कोर करके साइट है, वहां पे आप चाहो तो अपनी जो भी ग्रीवेंस है उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, और कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जितनी भी कंप्लायंस से रिलेटेड चीजें होती है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होता है, पहले होता है प्री कॉन्सिलेशन, इनिशियल स्टेज होता है जहां मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो इन्वेस्टर और इंटरमीडिएरीज या लिस्टेड कंपनी या रेगुलेटेड एंटाइटीज, ठीक है, उनके बीच डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इशू को कि आप आगे प्रोसीड मत। फिर कॉन्सिलेशन होता है, एक काउंसिलेटर होता है जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, वो डिस्प्यूट को म्यूचुअली एग्रीमेंट के बीच, दोनों के बीच में वो निगोशिएट करते हैं और कंप्रोमाइज करा लेते हैं। फिर भी बात नहीं बनी तो आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, दिस इज अ लीगल प्रोसेस वेयर अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बाय वन और मोर आर्बिट्रेटर। ठीक है, जो जो दो है ना, प्री कॉन्सिलेशन एंड कॉन्सिलेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन में आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ओडीआर फुल फॉर्म याद रखिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है,
Disclosure to regulator. Next, portfolio manager are required to make mandatory disclosure to regulatory body under various act regulations. क्या क्या है? आपको डिस्क्लोजर टू सेबी में आल्सो आस्क पोर्टफोलियो मैनेजर टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, particular regarding the management of portfolio, any change in information particular previous furnished which have been bearing on certificate granted to him, name of client whose portfolio it manage, उसको भी, ठीक है, और relating to net worth requirement at specified regulation 9 of PMS regulation 2020. Disclosure to financial intelligence unit क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, विथ इन 7 वर्किंग डेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है, केवाईसी प्रॉपर लेनी है, ठीक है, और आपको कंपाइल करना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कॉस्ट एंड एक्सपेंस एंड फीस फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर चार्ज करते हैं फीस टू द क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। नेचर ऑफ फीस एक्सपेंस वुड बी पार्ट ऑफ क्लाइंट एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में आपको पूरा लिखा हुआ रहता है कि कितनी फीस है और क्या एक्सपेंस है, ठीक है। और कुछ फॉलोइंग इंडिकेटिव लिस्ट है फीस एंड एक्सपेंस, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं आप कौन से असेट क्लास, कौन से टाइप ऑफ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, ये पोर्टफोलियो मैनेजर चार्ज करते हैं। कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी फीस मीन्स आपके जो शेयर बॉन्ड्स एंड यूनिट जो डीमेट फॉर्म में, ठीक है, उसको अगर उनसे रिलेटेड ये चार्ज है, ठीक है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो ये चार्ज दिया जाता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड बॉन्ड। ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन आप समझ जाओगे, आपको पता होगा एसटीटी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। सर्टिफिकेट चार्ज, फंड अकाउंटिंग चार्ज, प्रोफेशनल फीस, आउट ऑफ पॉकेट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसिव, ठीक है। कुछ है, while charging fees and expense the regulation mandate that no upfront fees shall be charged by portfolio, आपको upfront फीस नहीं देना, either directly और indirectly। ब्रोकरेज जो है वो एक्चुअल में आपको चार्ज करना है, जो भी क्लाइंट को एज ए एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ब्रोकरेज है ओवर एंड अबव द फीस जो पीएमएस चार्ज करते हैं वो 0.50 पर एनम ऑफ क्लाइंट एवरेज डेली असेट अंडर मैनेजमेंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रीडीम करते हो फर्स्ट ईयर जो अपन ने पढ़ा हुआ है, तो आप 3% जो रीडीम आप कर रहे हो उसका आप एग्जिट लोड चार्ज कर, सेकेंड ईयर में 2%, थर्ड ईयर में 1%, 3 इयर्स के बाद करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, हाई वाटर मार्क क्या होता है? इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड फीस स्ट्रक्चर that ensure the fund manager is compensated only for net positive return। अगर आप पॉजिटिव रिटर्न देते हो तभी आप चार्ज कर सकते हो अबव द इन्वेस्टर प्रीवियस हाईएस्ट पोर्टफोलियो वैल्यू, लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पोर्टफोलियो वैल्यू है उससे ऊपर आप पॉजिटिव रिटर्न देते हो तभी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है फंड मैनेजर को फ्रॉम चार्जिंग परफॉर्मेंस फीस ऑन द सेम गेन रिपीटेडली एंड अलाइन देयर इंसेंटिव विद इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है देखो, एट द स्टार्ट इन्वेस्टर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जिसे हाई वाटर मार्क कहा गया, ये पोर्टफोलियो ग्रो एक एक लेवल से ग्रो किया तो आप परफॉर्मेंस फीस चार्ज कर सकते हो। अगर नेक्स्ट पोर्टफोलियो डिक्लाइन होता है, ठीक है, नो परफॉर्मेंस फीस चार्ज अंटिल पोर्टफोलियो सरपासेस प्रीवियस हाई वाटर। जैसे एग्जांपल देखिए, इन्वेस्ट किया आपने 1 करोड़, ग्रो हो गया 1.2 करोड़, तो परफॉर्मेंस फीस चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट ईयर पर पोर्टफोलियो आपका 1 करोड़ हो गया, ठीक है, तो कोई परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं की जाएगी। थर्ड ईयर में पोर्टफोलियो 1.3 हो गया, ठीक है आपका, तो परफॉर्मेंस जो फीस है वो 1.2 के जो अबोव गए तब आपको चार्ज करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फेयरनेस मोटिवेट पहला कि ये
फेयरनेस दिखाता है, दूसरा मोटिवेट करता है फंड मैनेजर को कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करो। ठीक है, फिर होता है एक हर्डल रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वाटर मार्क एंड हर्डल रेट। हर्डल रेट क्या आता है? इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्पेशली इन पीएमएस एंड एआईएफ मिनिमम रिटर्न अ फंड मस्ट जनरेट बिफोर द फंड मैनेजर कैन चार्ज। आपको उतना मिनिमम रिटर्न जनरेट करना होगा। अगर हर्डल हर्डल रेट से कम है तो आपको कोई परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं कर सकते। हर्डल रेट के ऊपर गया तभी आप परफॉर्मेंस फीस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि फंड मैनेजर आर रिवार्डेड ओनली व्हेन जनरेटेड रिटर्न अबव प्री एग्रीड थ्रेशोल्ड। ठीक है, एक एग्रीमेंट रहता है कि इससे ऊपर अगर आपने रिटर्न जनरेट किया तभी परफॉर्मेंस फीस आप चार्ज कर सकते हो। तो ये हर्डल रेट होता है। हाई वाटर मार्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, हर्डल रेट है 10%, आपने फर्स्ट ईयर रिटर्न जनरेट किया 8%, तो हर्डल तो 10 है, तो आप परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं कर। सेकेंड ईयर 15%, तो जो एक्सेस 5% आपने किया उस पर आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लाइक हाई वाटर मार्क। ठीक है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू इन्वेस्टर, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पब्लिश करनी है। ठीक है, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन स्टेट फॉलोइंग रिगार्डिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो मैनेजर सेल्फ फर्निश पीरियडिकली अ रिपोर्ट ऑफ क्लाइंट एग्री टू इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, but exceeding a period of 3 months as and when required by client, such report shall contain following। क्या क्या रिपोर्ट देना है? कंपोजिशन एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ट्रांजेक्शन अंडर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिपोर्ट इंक्लूडिंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिटेल, परचेस एंड सेल, बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस एंड राइट, एक्सपेंस कितना आपका चार्जेस लगा, डिटेल ऑफ रिस्क फॉरसीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, default in payment of coupon or any other default in payment in undertaking debt security, detail of commission paid to distributor for the particular client। ठीक है, ये सब चीजें आपको रिपोर्ट में देनी है, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन्वेस्टर को आप देते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे एक बार में आप एग्जाम निकाल सकते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं ना, उनको प्रेजेंट करना है टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न of investment approach along with trailing rate of return selected benchmark when communicating, advertising, publishing, mentioning performance of investment approach। ठीक है, portfolio manager shall present extended internal rate of return for each investment approach। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न जो है उस पे प्रेजेंट करना है आपको, जो भी आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, please note performance of your portfolio may vary that other investor and generate by investment approach across all investors। ठीक है, टाइमिंग ऑफ फ्लो, आउटफ्लो ऑफ फंड, डिफरेंस इन पोर्टफोलियो कंपोजिशन, तो ये सब चीजें। ठीक है, जितनी भी चीजें आज अपन ने डिस्कस की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा, आपके पास 2 दिन टाइम है, इसको रिवीजन करिएगा। और प्लीज अगर आप एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं तो आप कब तक पोस्टपोन करेंगे? देना तो एक दिन है ही है, तो दे दीजिए।